हाय एवरीवन। आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं विच इज़ फ्रॉम दी CSIR नेट सितंबर 2022 एग्जाम। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ये, इसको हम सॉल्व करेंगे साथ मिलके। बाकी इसके अलावा जितने भी बाकी टॉपिक्स हैं उनके भी इंडिविजुअल वीडियो बहुत जल्दी मैं आप लोगों को दे दूंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, जिससे कि आप लोग एटलीस्ट ये आइडिया लगा पाएँ कि व्हाट इज़ दी लाइक आपको ऑलरेडी होना चाहिए अगर आप फेब्रुअरी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो। बट देन ऐसी उम्मीद है कि अगर आप ये देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको उसके आसपास की भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ विच इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेने होंगे, मैं यहीं आपको वो चीज़ समझा दूँगी। लेट्स बिगिन। ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं आप लोग देख सकते हैं। मैं अनअकैडमी पे पढ़ाती हूँ, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे। आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 6+ years नाउ। ठीक है, तो जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप स्पेशल क्लासेस में, बहुत सारी फ्री क्लासेस होती हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज होती हैं, पढ़ाया जाता है आपको, तो फ्री में भी क्लासेस देख सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने आपको दे दिया है। पहला सवाल है कि प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन आर अ ग्रुप ऑफ। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन जो है वो किस कैटेगरी को इनमें से बिलोंग करता है? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए, जो टर्पीन्स होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, ग्लाइकोसाइड्स एटसेट्रा एंड टर्पीन्स। ठीक है, टर्पीन्स एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। अगर हम टर्पीन्स में भी जाएं तो जब एक ही यूनिट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आइसोप्रीन की यूनिट से मिलके बनते हैं, तो आइसोप्रीन की अगर एक यूनिट है तो उसमें 5 कार्बन होते हैं टोटल। ठीक है, जब 2 यूनिट मिलती हैं इसकी तो उसमें 10 कार्बन होते हैं और वहाँ से हम ये प्रोसेस शुरू करते हैं। हालांकि इसके जो फर्स्ट लाइक स्टेटस है, मतलब 5 कार्बन वाला, उसको भी हम एक नॉमेनक्लेचर देते हैं, एक नाम देते हैं, विच आई लेट यू इन द कॉमेंट्स, नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ये आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मोनोटर्पीन्स में टोटल 2 यूनिट है, आइसोप्रीन की 10 कार्बन है। एग्जाम्पल में आपके सामने बहुत सारे नाम दिए गए हैं, कैनफर, यूकेलिप्टॉल, जेरेनियोल एटसेट्रा। ठीक है, फिर इसके बाद सेस्क्वीटर्पीन आता है, जहाँ 3 5 कार्बन वाली ये यूनिट्स होती हैं, मतलब टोटल 15 कार्बन होते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाता है एब्सिसिक एसिड, बर्जामोटीन, सेड्रॉल एटसेट्रा। फिर आ जाते हैं डाइटर्पीन्स, यहाँ पर 4 आइसोप्रीन यूनिट होती हैं या फिर 20 कार्बन इन टोटल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिब्रेलिन का नाम आपके सामने मैंशनड है। ठीक है, इसके अलावा एबिटिक एसिड और बहुत सारी फाइटॉल्स वगैरह भी। फिर ट्राइटर्पीन्स में 6 टोटल आइसोप्रीन की यूनिट होती हैं और 30 कार्बन होते हैं। अगेन आपके सामने बहुत सारे नाम हैं। ब्रेसिनोस्टेरॉइड इस कैटेगरी में फॉल करता है, एब्सिसिक एसिड सेस्क्वीटर्पीन और जिब्रेलिन डाइटर्पीन। तो इन तीनों के नाम स्पेशली पता होने चाहिए बिकॉज ये फाइटो हार्मोन्स है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। टेट्राटर्पीन में टोटल 8 यूनिट होंगी आइसोप्रीन की, 40 कार्बन होंगे। कैरेटिनॉइड, जेंथोफिल्स वगैरह इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर आंसर देखें कि जो डाइटर्पीन है, जो जिब्रेलिन है, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, तो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा कि डाइटर्पीन्स को बिलोंग करता है, मतलब टोटल 20 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर भी आपके सामने टर्पीन्स, फिनोलिक्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। प्लीज़ मेक श्योर आप इनको एक बार ज़रूर से पढ़ लें बिकॉज बहुत क्वेश्चंस यहाँ से फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइटोक्रोम फोटो रिसेप्टर एग्जिस्ट इन 2 आइसोफॉर्म PR एंड PFR। हम सब जानते हैं कि जो फाइटोक्रोम्स होते हैं वो 2 फॉर्म में रहते हैं, एक होता है PR कैटेगरी, एक होता है PR फॉर्म, एक होता है PFR फॉर्म। ये जो PR फॉर्म है इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला फॉर्म है, और जो PFR फॉर्म है इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला फॉर्म है। जब PR फॉर्म रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये PFR में कन्वर्ट हो जाता है, और जब PFR फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो PR में कन्वर्ट हो जाता है। इनमें से अगर मैं बात करूँ, जो PFR फॉर्म है वो एक्टिव फॉर्म है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी मेजर प्रोसेसेस हैं जो कि फाइटोक्रोम्स के द्वारा गवर्नड होते हैं या उनके द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, उसमें PFR फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। फॉर दैट मैटर, जो आप फोटोपीरियोडिज्म का प्रोसेस पढ़ते हैं वहाँ पर भी इस फाइटोक्रोम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमने देखा हुआ है। ठीक है, अब क्या बातें हो रही है यहाँ पर? जो बातें हैं वो मोस्टली बात है सिग्नलिंग से रिलेटेड, कि फाइटोक्रोम का सिग्नलिंग किस तरीके से होता है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। कि PFR फॉर्म इंड्यूसेस फॉस्फोराइलेशन एंड यूबिक्विटिन लिंक्ड डिग्रेडेशन ऑफ पिफ्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। आप ऐसा मान सकते हो सिंपल फॉर्म में कि जो पिफ्स होते हैं वो PR के दुश्मन है, ये एंटी है इनके। ठीक है, अगर पिफ कहीं पे एक्टिव होगा तो PR एक्टिव, मतलब जो फाइटोक्रोम है PFR फॉर्म वो एक्टिव नहीं होगा, और अगर कहीं पे PFR एक्टिव है तो पिफ एक्टिव नहीं होगा।
तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो PFR फॉर्म है वो फॉस्फोराइलेशन करवाती है और यूबिक्विटिन लिंक्ड डिग्रेडेशन करवाती है पिप्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। हम आगे जानेंगे कि क्या ऐसा होता है। PFR मीडिएटेड डिग्रेडेशन ऑफ पिप्स इनहिबिट फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो अगर हम PFR के मदद से पिफ को डिग्रेड करवा दें तो उसकी मदद से फोटोमॉर्फोजेनेसिस इनहिबिट होगा। देखिए, फाइटोक्रोम का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही है फोटोमॉर्फोजेनेसिस को करवाना, ठीक है। तो इनहिबिट नहीं होना चाहिए। PFR अगर काम कर रहा है, ये एक्टिव है, तो डेफिनेटली उसका जो काम होगा वो तो होगा ना। तो उसका काम है फोटोमॉर्फोजेनेसिस, और अगर वो प्रेजेंट है तो वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाएगा। फिर आता है PFR इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ COP1। PFR इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर HFR1, HYF और LAF1। समझते हैं यहाँ पर। देखिए, पहले तो मैंने आपको जो बताया, ये PR फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म, PFR जो कि एक्टिव फॉर्म है। रिस्पॉन्स होगा लाइट की प्रेजेंस में, ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है 600 to 700 नैनोमीटर पे, और ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है PFR फॉर्म 700 to 750, और ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। PR PFR में रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके, और PFR PR में फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके, ठीक है। और ये क्या क्या फंक्शनिंग या क्या क्या फंक्शंस में ये हेल्प करता है PFR फॉर्म या फाइटोक्रोम्स इन जनरल, वो आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। जर्मिनेशन, डीइटियोलेशन, इनहिबिशन ऑफ स्टेम एंड पेटियोल एलोंगेशन, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, लीफ एक्सपेंशन, ब्रांचिंग, फ्लावरिंग, सेनेसेंस एटसेट्रा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए फाइटोक्रोम ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवा रहे हैं। फोटो लाइट, मॉर्फोजेनेसिस डेवलपमेंट में चेंजेस जो भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं समझाने की कोशिश करूं यहाँ पे आपको, तो इट इज़ एक्सट्रीमली सिंपल कि फाइटोक्रोम लाइट की प्रेजेंस में काम करता है। मतलब कि हम जो भी ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइटोक्रोम की मदद से ये फंक्शंस होने चाहिए, वो लाइट की प्रेजेंस में होने चाहिए, ठीक है। अगर हम डार्क में बात करें तो आप देख सकते हैं कि PFR फॉर्म बाहर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है सेल के, ठीक है। और जब PFR फॉर्म बाहर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में, अभी ये कुछ काम नहीं कर रही है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं मूव की है, ठीक है। और इस तरीके से आप देखोगे कि जो पिफ है ये एक्टिव होंगे, क्योंकि PFR फॉर्म अभी इसको डिग्रेड नहीं कर पा रही है, इसको इनएक्टिवेट नहीं कर पा रही, तो पिफ इस वक्त एक्टिव है। और जब पिफ एक्टिव होते हैं तो वो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाते हैं। फोटोमॉर्फोजेनेसिस का ऑपोजिट स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। जब लाइट एब्सेंट है तब, या मतलब जब लाइट बहुत डिम है तब जो भी मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस आते हैं, है ना, ये डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। इस समय पर क्या होता है, ये COP1 और SPA1 ये साथ मिलके ये बेसिकली पिफ के दोस्त हैं, ऐसे समझ लीजिए। COP1 एंड SPA1 आर फ्रेंड्स ऑफ पिफ। तो अगर पिफ के फ्रेंड होंगे तो क्या करेंगे कि जो PFR की एक्टिविटी या फाइटोक्रोम की एक्टिविटी को रोकना चाहेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे कि COP1 और SPA1 जो है ये हाई फाइव के साथ इंटरैक्ट कर जाएंगे, ठीक है, और ये हाई फाइव को डिग्रेड करवा देंगे। हाई फाइव क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और ये फाइटोक्रोम का दोस्त है, फाइटोक्रोम का दोस्त है, ठीक है। और ये पिफ और COP1 SPA1 साथ में दोस्त है। तो पिफ करवाता है स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस, फोटोमॉर्फोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, और COP1 SPA1 हाई फाइव के साथ इंटरैक्ट करके उसको डिग्रेड करवा देते हैं। तो हाई फाइव जो कि इसका दोस्त था, जो कि इसकी प्रेजेंट में एक्टिव होता और काम करता, मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है बेसिकली ये, ठीक है, DNA से जाके बाइंड करवाएगा और एक पर्टिकुलर जो भी RNA है वो बनवाएगा, वो जाके बाहर प्रोटीन्स बनवाएंगे और वो प्रोटीन्स फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवा पाएंगी, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, जब लाइट प्रेजेंट होगी तो डेफिनेटली PFR फॉर्म जो है वो एक्टिव फॉर्म में हमको मिलेगी। अब ये क्या करते हैं, ये मूव कर जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। इस टाइम पर ये जो PFR फॉर्म है वो पिफ के साथ इंटीग्रेट करके उसको भी डिग्रेड करवा देती है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे, मतलब 26S प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन जो कि यूबिक्विटिन टैगिंग के कारण होता है। साथ ही साथ ये COP1 SPA1 जो है ये इनको बाहर भेज देती है, कहाँ, साइटोप्लाज्म में। मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो COP1 और SPA1 है वो हमको बाहर मिलते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, और PFR फॉर्म अंदर मिलती है, पिफ को डिग्रेड करवा देती है। साथ ही साथ अब क्योंकि COP1 और SPA1 बाहर मूव कर जा रहे हैं तो ये हाई फाइव को डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, और जब हाई फाइव को डिग्रेड नहीं करवा पाएंगे तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव फॉर्म में रहेगा, और एक्टिव फॉर्म में रह के ये इनिशिएशन करवाएगा फोटोमॉर्फोजेनेसिस का, ठीक है। तो अब इसी बात पर हम क्वेश्चन पर फिर से चलते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि PFR फॉर्म इंड्यूसेस फॉस्फोराइलेशन एंड यूबिक्विटिन लिंक्ड डिग्रेडेशन ऑफ पिफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। हमने अभी ये बिल्कुल देखा कि पिफ का
डिग्रेडेशन करवाता है कौन? पीएफआर फॉर्म, अगर एक्टिव फॉर्म में है तब, है ना, लाइट की प्रेजेंस में बिल्कुल करवाता है। ठीक है। सेकेंड, पीएफआर मीडिएटेड डिग्रेडेशन ऑफ पिफ इनहिबिट फोटोमॉर्फोजेनेसिस। आप खुद सोच के देखो, मैंने अभी आपको समझाया कि इनहिबिट नहीं करेगा, ये तो करवाता है उस काम को, राइट? तो इनहिबिट तो क्यों ही करेगा? तो रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। क्या बी को निकाल के सिर्फ हमारा आंसर आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, पीएफआर इनहिबिट करता है कॉप की एक्टिविटी को। हाँ जी बिल्कुल, हमने देखा कि जब पीएफआर वहाँ प्रेजेंट था तो कॉप अपना काम नहीं कर पाया, मतलब कॉप जो हाई फाइव को डिग्रेड कर रहा था वो नहीं कर पाया, उसको बाहर जाना पड़ा। तो यही काम है कि पीएफआर कॉप 1 की एक्टिविटी को डेफिनेटली इनहिबिट करता है। ठीक है। पीएफआर इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। हाँ जी बिल्कुल, जब पीएफआर प्रेजेंट है तो हाई फाइव डिग्रेड नहीं हुआ या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डिग्रेड नहीं हुए, राइट? तो डेफिनेटली उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, उनको डिग्रेड नहीं होने दे रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस इन प्लांट्स इन फंगी। ठीक है, अब ये थोड़ा लार्ज या मैं बोलूँगी काफ़ी एक्सटेंसिव टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं। अभी तक हम देखते थे कि क्वेश्चन आता था जिब्रेलिन प्लांट्स में कैसे बन रहा है या उसका बायोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा और उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ के क्वेश्चन दिया, जैसे कि वो कर रहे हैं इन जनरल पिछली 2-3 बार से, कि जो भी चीज़ों पे वो क्वेश्चन पूछते थे उस टॉपिक पे तो पूछते ही हैं, उससे 2 स्टेप आगे बढ़ के किसी एक उसमें ऐड ऑन भी कर देते हैं, और वहीं पे आप लोग फंस जा रहे हो अभी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है आपके सामने जिब्रेलिक एसिड के बायोसिंथेसिस से रिलेटेड, जो कि प्लांट और फंगी में होता है। 2 separate enzymes are involved in the synthesis of एंट कॉरिन from GGDP in plants। 2 अलग अलग एंजाइम्स हैं जो कि एंट कॉरिन को बनवा रहे हैं GGDP से प्लांट में। एक सिंगल बाईफंक्शनल एंजाइम कैटेलाइजेस द सिंथेसिस ऑफ एंट कॉरिन फ्रॉम GGDP इन फंजाई। अब आपको जब तक ये पढ़ोगे नहीं तब तक आपको लगेगा कि ये फंगी मतलब किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं पहले दिखाऊंगी आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बट बिफोर दैट इसमें 4th स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि GA बायोसिंथेसिस जीन्स आर रैंडमली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स इन फंगी। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन की बायोसिंथेसिस के बारे में बात करें तो आप खुद सोच के देखो कि उसके जीन्स रैंडमली कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं क्या, या डेफिनेटली उनकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होगी जहाँ पे वो प्रोटीन जीन्स मतलब जीन्स प्रेजेंट है, अल्टीमेटली प्रोटीन बना रहे हैं, तो उनकी जो लोकेशन है डेफिनेटली वो रैंडम तो नहीं होनी चाहिए। अगर हम कुछ नहीं भी पढ़ के आए हैं इस टॉपिक के बारे में, लेट्स अज्यूम कि फंगी के बारे में हमें नहीं आइडिया कि कैसा होता है बायोसिंथेसिस, लेकिन हमें बेसिक कॉमन सेंस है हमारे पास, उससे भी आपका ये सवाल बन जाएगा। अगर आप सिर्फ डी स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाते आपको आपका आंसर मिल जाता। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा इससे भी। ओके, इससे भी आप सिर्फ 2 ऑप्शन से एलिमिनेट कर पा रहे हैं, जो ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, इसमें अभी भी आप फंसोगे, तो अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे बेसिकली GGDP से हो रही है शुरुआत। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पर एंजाइम्स वगैरह आपको दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं GA12 एल्डिहाइड तक बन चुका है। इसके बाद में फिर डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, अलग अलग आपको पाथवेज देखने मिल रहे हैं। क्या है ये सब, पहले पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, देखिए अलग अलग तरीके के रूट फॉलो किए जा सकते हैं। प्लांट के केस में जो ग्रीन एरो से शो हो रहा है, फंगी के केस में जो ब्लू एरो से शो हो रहा है, और बैक्टीरिया के केस में जो येलो एरो से शो हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये जो ब्लू एरो है ये फंगी का सिनेरियो है, जो ग्रीन है ये प्लांट्स का सिनेरियो है, जो येलो केस है वो बैक्टीरिया का है। आप देख सकते हो कि कौन कौन से पाथवे तीनों में कॉमन है। अब आप देखोगे यहाँ तक काफ़ी हद तक चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही हैं, बट एक पॉइंट के बाद यहाँ से डिफरेंट रूट लेता है कौन? फंगी, और अलग रूट लेता है आपका प्लांट और बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर बात आती है यहाँ पे कि जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स है, फाइनल प्रोडक्ट हैं। ठीक है, हर एक स्टेप पे दिखाए गए हैं। आपको फुल फॉर्म भी दिया गया है, कहाँ पे किस चीज़ का फुल फॉर्म क्या है, कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज़ मेक श्योर इसको आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं आप क्वेश्चंस आपके सामने मेंशन्ड है। ओके, या तो ए और सी तक तो हम पहुँच गए थे कि हमने एलिमिनेट किया डी ऑप्शन को, AC मिल गया। अब AC में भी क्या? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि 2 सेपरेट एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ एंट कॉरिन फ्रॉम GGDP इन प्लांट्स। ये बिल्कुल सही बात है कि 2 अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं एंट कॉरिन के फॉर्मेशन में। GGDP से लेकर GGDP से एंट कॉरिन बनने में 2 डिफरेंट एंजाइम्स को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है,
ओनली अ सिंगल बाईफंक्शनल एंजाइम कैटेलाइजेज द सिंथेसिस ऑफ एंट कॉरिन फ्रॉम जीजीडीपी इन फंगी। आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन बनी है, एक बाईफंक्शनल एंजाइम यूज हुआ है जीजीडीपी से एंट कॉरिन के सफ़र में। ठीक है, तो 100% इट इज श्योर कि यहाँ फंगी के केस में देयर इज वन एंड प्लांट्स के केस में देयर वर टू एंजाइम्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हो जाता है सही। थर्ड स्टेटमेंट है कि जीए बायोसिंथेसिस जीन्स आर मोस्टली क्लस्टर्ड ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम इन फंगी, मतलब कि जो जिब्रेलिक एसिड के बायोसिंथेसिस के जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे मिलते हैं फंगी के केस में। अब इस स्टेटमेंट को लेके आप थोड़ा परेशान हो सकते थे, बट आप देखोगे कि ए और सी दोनों में ही सी ऑप्शन तो सही है ही, सिर्फ ए और बी को लेके बात थी और वो हम समझ चुके हैं, तो ए ऑप्शन हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A student listed following combinations of enzymes and their involvement in different phases of Calvin-Benson cycle, जो C3 साइकिल के नाम से आप जानते हो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। कुछ आपको फेजेस दी गई हैं और फिर उनके साथ में लिंक्ड कुछ एंजाइम्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा एंजाइम कौन से फेज के साथ इंटरैक्ट करेगा या सही उसका कॉम्बिनेशन है। अगर हम कैल्विन साइकिल के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि इनपुट शुरुआत होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और RuBP के साथ, जो कि सबस्ट्रेट का काम करता है। ये दोनों इंटरैक्ट करके 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, इस तरीके से चलते रहती हैं। यहाँ पे मेनली हमको 3 फेज देखने मिलती है। सबसे पहले फेज जहाँ पर कि CO2 को हम फिक्स कर रहे हैं, उसको पकड़ के किसी और के साथ जोड़ रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं बेसिकली, उसको हम बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन का स्टेप। ठीक है, या फेज। सेकेंड फेज होता है रिडक्शन वाला फेज, जहाँ पे कि हम काफ़ी जगह पर रिडक्शन के प्रोसेसेस देखते हैं। ठीक है, रिडक्शन के 3 मतलब होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना, प्रोटॉन्स का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना। ये तीनों ही मतलब बताते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। और अगर हम थर्ड और लास्ट स्टेप को देखते हैं तो यहाँ पर होता है रीजेनरेशन, मतलब कि जो यूज़ हुआ था वो वापस से बनेगा। ठीक है, जो बाकी चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी, जो यहाँ पे एंटर करी थी वो किसी और फॉर्म में निकल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि वापस से RuBP का रीजेनरेशन हो गया है, जो सबस्ट्रेट की तरह काम किया था। तो इसीलिए इस फेज़ को हम बोलते हैं रीजेनरेशन फेज़। बात करते हैं एंजाइम्स की, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहला फेज़ है कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, कार्बन फिक्सेशन वाले फेज़ में आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये गलती से सिट्रिक एसिड साइकिल का ये आ गया है। ओके, तो हमें डायरेक्टली यहीं से पढ़ना होगा। आई फॉरगॉट टू पुट दी दिस इमेज। ऑलराइट, अ स्टूडेंट लिस्टेड, या कॉम्बिनेशंस को हमको सिलेक्ट करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो पहला है रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज में फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्या ये इस्तेमाल होता है? हाँ जी, आंसर के हिसाब से भी और इन जनरल भी अगर आप देखेंगे डायग्राम तो बिल्कुल होता है। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज रीजेनरेशन फेज में नहीं यूज हो रहा है। रिडक्शन फेज में ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज नहीं यूज हो रहा है। रीजेनरेशन फेज में फॉस्फोराइबोकाइनेज, जी हाँ बिल्कुल यूज होता है, बिकॉज वहाँ पर फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इन दोनों ही जगह पे बिल्कुल सही एंजाइम्स है A एंड D। ठीक है, एंड दैट इज वाई आप देखेंगे करेक्ट आंसर भी ऑप्शन D ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इतने ही क्वेश्चंस थे प्लांट फिजियोलॉजी के सेकंड शिफ्ट में इन जनरल, और कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे, मेंशन टू मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उनको भी डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, ये मेनली जो लेंथी क्वेश्चंस आए थे इस बार CSIR में आपके एग्जाम में, उनके बारे में हमने बात किया है। आई विल मेक श्योर कि आगे के जो पेपर्स हैं, मतलब कि एज इन पहली बात तो बाकी टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, और दूसरा टॉपिक्स के अलावा जो ये है, मतलब कि इसी डिफरेंट पेपर्स के सेम टॉपिक्स के भी मैं आपके लिए ये वीडियोस लेकर आ पाऊँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज ऑन सेल बायोलॉजी, सो लेट मी जस्ट मेंशन दैट एज वेल। मैं सेल बायोलॉजी पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, सो आई विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ठीक है, कल से हम शुरू करेंगे इसका प्रॉपर एक सीरीज़। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको इतना अच्छे से ये टॉपिक पढ़ा दूँ कि उसके बाद आपको कहीं जाकर परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, हर एक चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे, और आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके आंसर्स भी दे दूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, ये मुझे हेल्प करता है टू कीप मोटिवेटेड एंड टू मेक सच कंटेंट फॉर यू। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप
टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेक श्योर आप वहाँ पर जुड़ जाएं, बिकॉज बहुत सारे आपके जैसे स्टूडेंट्स, हज़ारों स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं ऑलरेडी. दे आर हेल्पिंग ईच अदर बाय सॉल्विंग देयर डाउट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी लाइक बहुत सारे ऐसे PDFs होते हैं PYQ से रिलेटेड, या बुक्स होती हैं या नोट्स होते हैं, वो आपको सब उस चैनल पे मिल जाएंगे. इसके अलावा जो भी चीज़ें, जो भी नई क्लासेस हैं, फ्री सेशंस हैं, फ्री कुछ कंटेंट देना है मुझे, आपको कुछ बताना है, कुछ इनपुट है, कुछ आइडिया है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको मिलेगा वहाँ पर. ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और अनअकैडमी का भी, दोनों जगह पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में. एंड आई विल मेक श्योर कि आपके ये जो तैयारी है इस सफ़र को हम बहुत आसान बना पाएंगे साथ मिलके. टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज. बाय बाय, गुड नाइट.